Hello friends, welcome to A1 IS. Today we'll start our ongoing prelims special series जहां इंडियन पॉलिटी साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है द इमरजेंसी। हर दिन मैं आपको कहता हूं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आप एक टॉपिक को कंप्लीट करें, रिवीजन करें, फिर इसके बाद ये वीडियो का जो पूरा थीम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर करने का, वो आपको अच्छे से मदद मिलेगा। लेकिन जब तक आप नोट्स को रिवाइज नहीं कीजिएगा, इंडियन पॉलिटी के जो भी सेक्शन है उसको कंप्लीट नहीं कीजिएगा, तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत स्ट्रांगली डील नहीं कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन के साथ हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन से भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। एक तो आपने स्टैटिक पार्ट में कंसेप्ट क्लियर किया होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें हेल्प करता है कि साथ में कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो द इमरजेंसी है। इमरजेंसी आपको पता है, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे इमरजेंसी को लेकर बात किया गया है, एंड द आर्टिकल्स विच डील्स इमरजेंसी लाइक 352, 356 एंड 360। ये तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जहां पे भारत में कितने तरीके की इमरजेंसी होती है उसको लेकर डिस्कस किया है। इसी के बीच में जैसे आर्टिकल 355, 358, 359, ऐसे भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें इमरजेंसी में कुछ पॉइंट समझना है। लेकिन जब आपसे यह सवाल पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज विच वाज एक्सप्लेन या विच इज एक्सप्लेन इन द पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो तीन तरीके की इमरजेंसी होते हैं। पहला, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा, अगर इमरजेंसी की हम बात करें तो 356 में, जिसे आप हमेशा एक लैंग्वेज में बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल, या जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। कहने का मतलब, व्हेन देयर इज एनी इलेक्शन, जब इलेक्शंस होते हैं तो किसी भी मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और जब हैंग असेंबली हो जाता है, कोई भी गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिल पाता, तब एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर बना है द डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो फेल्योर होने के कारण आप वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। और जो एक तरीके से गवर्नर रूल की हम बात करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट इमरजेंसी कह रहे हैं। तो पहला, नेशनल इमरजेंसी, ऑन द टाइम ऑफ नेशनल थ्रेट हो, आर्म्ड रिवेलियन की बात करें, अगर कोई बाहरी ताकत हम पे खतरा मंडरा रहा तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्योर हो जाए तब हम नेशनल तब हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। और थर्ड वन इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर कभी भी भारत देश का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एकदम बिगड़ जाए, और वी कैन से इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, जैसे कि हम मान कर चले कि हमारा पूरा इकोनॉमिक सेटअप, हमारा इकोनॉमिक जो पूरा है वो एक ब्रेकडाउन हो जाए, वो एक तरीके से पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, तब हम फिनेंशियल इमरजेंसी लगा ले। तो ये हमेशा याद रखिएगा, भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। आप जो 92, 91 की बात करते हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो इकोनॉमिक क्राइसिस था, ड्यू टू द फेल्योर ऑफ जो शॉर्ट टर्म पेमेंट करने का जो इश्यूज बना था, उसको लेकर एक फाइनेंशियल क्राइसिस बना था। लेकिन भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा। तो दिस टाइप ऑफ ऑल इमरजेंसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 355 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर स्टेट में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, 355 क्या कहता है? 355 कहता है यूनियन प्रोटेक्ट स्टेट्स ऑन द टाइम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर मानकर चलिए स्टेट
इज नॉट केपेबल टू फाइट विद द इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई राइट्स इतने लेवल तक हो जाए कि पूरा स्टेट का मशीनरी डिस्ट्रॉय हो जाए, तब यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वहां पे एक तरीके से स्टेट को प्रोटेक्ट करता है थ्रू द आर्टिकल 355। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहां पे हमें समझना है। जैसे आर्टिकल 358 में ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स 19 एक तरीके से कर्व कर दिया जाता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। उसी तरीके से 359 में अदर इमरजेंसीज, 359 में इमरजेंसी में अदर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, अदर फंडामेंटल राइट्स in emergency. So these all are the important points. Please try to recall 352, 360, 356, 355, 358, 359। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो 352 से शुरू होता है और 360 तक जाता है, जहां पे आप 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी पढ़ते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे प्रीलिम्स में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट द इमरजेंसी। अब जब पढ़िएगा तो इसमें पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल कर आता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि इमरजेंसी लग सकता है कि नहीं लग सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे किस तरीके का मेजोरिटी होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, 4 टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज इन पार्लियामेंट। जैसे पहला सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, दूसरा एब्सोल्यूट मेजोरिटी, थर्ड वन इज द इफेक्टिव मेजोरिटी, एंड फोर्थ वन इज द स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल majority which having 4 types 1 2 3 and 4। तो इतने तरीके के मेजोरिटीज होते हैं जहां पार्लियामेंट में एक्सप्लेन किया गया। सिंपल मेजोरिटी हो गया जो ऑर्डिनरी बिल्स पास होते हैं, वहां पे बस प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स को काउंट करके मैक्सिमम 50% ऑफ द मेजोरिटी पास कर दिया जाता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जहां पे टोटल स्ट्रेंथ की बात की गई है इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंट और एब्सेंटीज की बात है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं 272 का जो मैजिक फिगर है हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक द इफेक्टिव मेजोरिटी, करेंट स्ट्रेंथ में से जो वैकेंट सीट होता है उसको माइनस कर दीजिएगा तब इफेक्टिव मेजोरिटी निकलता है। एंड द स्पेशल मेजोरिटी जहाँ पे 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, 50%, बहुत सारे कंडीशंस बने रहते हैं, कुछ राज्यसभा को स्पेशल पावर दिया जाता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट मेजोरिटी और जहां पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स है। तो जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तब जब पार्लियामेंट में जब रिजोल्यूशन पास होता है रिगार्डिंग द इमरजेंसी, वहां पे हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट, ना इफेक्टिव, ना सिंपल। अब भी स्पेशल मेजोरिटी में हमें किस मेजोरिटी की बात करते हैं 1 2 3। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। जब हम इमरजेंसी पढ़ते हैं तो आर्टिकल के साथ साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हमें पता होना चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और हमें कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ मूविंग, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many types of emergency have been envisaged under the Indian Constitution? तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया 352, 356, 360। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आंसर विल बी 3। याद रखिएगा, याद करने का सबसे अच्छा तरीका 352 में 4 जोड़िए 356, 356 में 4 जोड़िए 360। तो 3 तरीके का इमरजेंसी है, 352, 356, 360। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ऐसे भी आप देखिएगा आंसर
यहां से निकल आएगा 356 में प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और मैंने अभी एक्सप्लेन किया आर्टिकल 355 के बारे में। तो आंसर विल बी ए 355। याद रखिएगा, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी थ्रेटेंड, एक्सटर्नल एग्रेशन, तो ये सारे पॉइंट्स को लेकर बताया कि 352 में क्या बोला गया। 55 में बोला गया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन, ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स। तो याद रखिएगा 355 में इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शेल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन। अगेन आर्टिकल 355 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अकॉर्डिंग विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर, 352। अभी हमने पढ़ा नेशनल इमरजेंसी 352। कारण क्या क्या हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, थ्रेट, ये सारा एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जब हम नेशनल इमरजेंसी भारत में लगाए। 352, The President of India may declare the national emergency if there is a threat of, अभी बताया एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म रिवेलियन, कम्युनल क्लेसेस। तो कम्युनल क्लेसेस तो हो ही नहीं सकता, कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन कट जाता है। तो आंसर विल बी 1 and 3, 1 and 3, तो आंसर विल बी डी। अब ये पूछिएगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्यों है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस इसलिए नहीं होगा, दिस टर्म internal disturbance, this term was replaced by armed rebellion under 44th Constitutional Amendment Act। तो याद रखिएगा ये टर्म को रिमूव करके आर्म रिवेलियन टर्म यूज किया जा रहा है, और ये क्यों है उसके भी पीछे एक कहानी है। आपने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा होगा अंडर द इंदिरा गांधी सरकार, और वहां पे इंटरनल डिस्टरबेंस को लेकर एक कारण बताया गया था और पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने ये टर्म को एक तरीके से बड़ा वो शब्द समझा, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द, और उसको सही से डिफाइन करते हुए दिस टर्म वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिवेलियन। तो यही चीज समझाया गया अंडर 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाई देयर इज द थ्रेटेंड, द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिवेलियन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। और इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते 42nd, जब नेशनल इमरजेंसी के समय लाया गया था, और जब मोरारजी देसाई का जब पावर में आए तो 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो दिस 2 अमेंडमेंट एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको पढ़िए, और इस दोनों एक्ट में क्या क्या बातचीत की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। वॉर ये कारण बनता है नेशनल इमरजेंसी का, एक्सटर्नल अटैक ये भी कारण बनता है, आर्म्ड रिवेलियन अभी हमने पढ़ा। दिस इज नॉट द रीजन जिसके कारण आप नेशनल इमरजेंसी भारत में लगा सकते। थ्रेट टू द इंटरनल पीस, इसके कहने पे तो कभी भी स्टेट में और नेशनल आप इमरजेंसी लगा दे। जैसे करंट सिचुएशन देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बहुत क्लैश हो रहा है। अब ये भी आप बोल सकते थ्रेट टू द इंटरनल पीस। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसको लेकर इंटरनल पीस को लेकर बातचीत होने लगी है, तो आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा देंगे। तो देयर इज सम बेसिक रीजन, जहां पे हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से बाहरी ताकत जो भारत के सॉवरेनिटी, फेटर्निटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये सब चीजों पे जो एक तरीके से थ्रेट बना सके, हम वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो सॉवरेनिटी, भारत के सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फेटर्निटी पे एक तरीके से थ्रेट बना दे, वहां पे हम भारत में नेशनल इमरजेंसी ला सकते हैं।
नेशनल थ्रेट टू द इंटरनल पीस, ना भारत के सॉवरेनिटी को कोई हैम्पर करेगा, ना फेटर्निटी को हैम्पर कर सकता है, यूनिटी को हैम्पर कर सकता है, लेकिन इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये सब बेसिक नहीं बन सकता, बेसिस नहीं बन सकता नेशनल इमरजेंसी लगाने का। Moving forward, President can declare national emergency on the ground of armed rebellion, external aggression, war. The answer will be all of the mentioned reasons. Under which of the following circumstance? Question again repeating, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस हट गया ये टर्म, क्यों इसके जगह आया है आर्म्ड रिवेलियन। याद रखिएगा 44th Constitutional Amendment Act 1978. Answer will be 134. 134. पूछ रहा है कि क्या भी कारण हो सकता है, तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसमें हम स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आंसर विल बी 134। तो ये तरीके का इमरजेंसी है। Next question. According to the Article 352 of the Constitution, national emergency can be declared. तो फेल्योर, नेशनल इमरजेंसी कह रहा, तो फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ना कि नेशनल इमरजेंसी। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इन्वेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। What is correct about the external emergency as per Article 352? It is proclaimed by the President. Sahi. It should be approved by Parliament within the 2 months. Wrong. It should be approved by Parliament within 1 month. Sahi hai. It should be approved by Parliament by simple majority. ये भी गलत है. It should be approved by Parliament by 2/3 majority. It can be revoked by the simple majority regarding a simple majority of parliament, 2/3 majority of parliament. And next question, it can be approved in the joint session of parliament. तो ये भी गलत है, 2/3 by majority सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। तो आंसर विल बी 1, 3, 5 एंड 6। तो 1, 3, 5, 6, आंसर विल बी सी। तो देखिए यहां से बहुत सारे कंसेप्ट निकल कर आते हैं। पहला, अगर हमें इमरजेंसी लगाना है, इट कैन बी प्रोक्लेम बाय प्रेसिडेंट। दूसरा, उसके बाद अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जब सेशन में है तो विद इन 1 मंथ आपको ये पास कराना होगा। विद इन 1 मंथ, याद रखिएगा। पहले 2 मंथ था लेकिन इसको चेंज करके 1 मंथ किया गया। दूसरा, पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, पास बाय स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द पर्सन प्रेजेंट। अगर हमें रिवोक करना है तो इट पास बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं। उसी को लेकर सवाल है। इट इज प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट, अप्रूव बाय विद इन 2 मंथ, गलत, मैंने अभी बताया 1 मंथ। तो इसलिए आंसर होगा 1, 3, 5, 6। इसी को लेकर एक्सप्लेन किया गया। Which of the following is the time limit for the ratification of emergency period by the parliament? अभी बताया 1 मंथ, पहले 2 मंथ था जिसको रिमूव किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट में, और इसको लाया गया 1 मंथ में। ये भी हो सकता है उस समय पार्लियामेंट सेशन में ना हो, लेकिन इधर सिचुएशन ऐसा बन गया कि हमें इमरजेंसी लागू करना पड़े। A proclamation of emergency must be placed before a parliament for its approval within 1 month. Provision regarding the division of taxes between the union and states can be suspended during the financial emergency, can be suspended during the national emergency. During emergency, तो national emergency में division of taxes between the union and states.
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो हमने बताया था कि आर्टिकल 358 सस्पेंडेड कर रहा है फंडामेंटल राइट्स 19, आर्टिकल 19 की बात की गई है, और 359 में अदर फंडामेंटल राइट्स। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट एंड इंडिया हैज द पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल डिस्क्राइब 2119। तो स्टार मार्क, तो ये मैंने अभी बताया, ये ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि 358 में 19 है, 359 में अदर फंडामेंटल राइट्स है, तो हिसाब से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो आर्टिकल 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो आर्टिकल 20 कैन नॉट बी कह रहा, तो याद रखिएगा पर्सनल लिबर्टी को लेकर, और 20 दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहां पे कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द हाउसेस ऑफ पीपल कैन बी एक्सटेंडेड टिल लास्ट ओनली 1 by 1 year एट ए टाइम। तो एक तरीके से ये होगा एट ए वन टाइम। टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द पावर टू एक्सटेंड द स्टेट लेजिस्लेटिव का जो टर्म होता है वो इमरजेंसी में वो कौन एक्सटेंड कर सकता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट हैज द पावर। On which of the following date President of India using power declared by proclamation that a gave emergency existed where the security of India was threatened by the internal disturbance। तो आपको याद है 1975 में इंदिरा गांधी 25 जून 1975 जहां पे इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाया था ऑन द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस। याद रखिएगा। Statement: Constitution of India is basically a federal in nature. Article 350 has a provision to deal with the failure of constitutional machinery। ये तो गलत है क्योंकि तो 356 में है। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, आंसर सी। मेनली ऑन व्हिच एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन द स्टेट। तो आपको पता, गवर्नर भेजते हैं रिपोर्ट अपना, उनके बेसिस पे प्रेसिडेंट विल डिसाइड स्टेट इमरजेंसी लगेगा कि नहीं, प्रेसिडेंट रूल लगेगा कि नहीं। Under which article of Indian Constitution president can be imposed? Under Article 356. In which of the following state there is no provision for the imposition of governor's rule? तो again this is star mark। जम्मू कश्मीर का अलग, कुछ के स्टेट्स का अलग नियम है, तो यहाँ पे स्टार मार्क बना हुआ है। If the president of the India exercises his power provided under Article 356 of the Constitution in respect of the particular state, then the Assembly of State is automatically resolved. The power of legislature of state shall be exercised under the authority। Yes, this is right। Article in that state नहीं है, ऐसा नहीं है। Which of the following is not necessarily the consequences of proclamation of president rule in the state? So answer will be 1 and 3, dissolution of the state legislative assembly and the dissolution of the local bodies। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है not necessarily, अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो ऐसा नहीं कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज हो जाएगा और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 and 3 will be answer। Consider the following statement regarding the article: failure of constitutional machinery state is an objective reality। A proclamation under this article can be reviewed by the Supreme Court, along which proclamation state legislature can be dissolved। The proclamation has to approve by each house of within 2 months। तो 4 तो गलत होगा, तो पूछ रहा which are the proclamation has to approve by the each house of the parliament within 2 months। तो answer will be 1, 2, 4 only। And the last question: president rule can be imposed for a maximum period of 3 years। तो these all are the again important question regarding the emergency। हमने previous year देखा और साथ में सारे concept emergency को लेकर, सारे important articles को लेकर, और यहाँ पे कुछ majority की बात की गई उसे भी समझा। तो again revise your notes, see this video for the previous year question। और जब आप ये practice कीजिएगा तो आपके सारे concept clear हो जाएंगे और एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रिवीजन होगा। तो ये हर सब्जेक्ट में आप फॉलो करें। वी आर गोइंग विद द इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट हम जब भी शुरू करेंगे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सीरीज लेकर आएंगे, तो अच्छे से पढ़िए। दिस रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज का और साथ साथ स्टेट सर्विसेज का। तो अच्छे से पढ़िए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।